हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करेंगे साइंस का। और फिजिक्स का लेक्चर है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। इट इज़ यूज इन अवर होम्स, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ used in our homes for lighting, operating fans and heating purpose. In industry, it is used to run various type of machines. In transport sector, it is being used to pull electric trains. ठीक है, तो काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि देख ही रहे हैं आप। और मेन यहाँ पर जो है वो 3 यूज़ के बारे में बताया है। घरों में काम में लेते हैं बिजली, पता ही है आप लोगों को। इंडस्ट्री के अंदर जो है ज़रूरत होती है, और ट्रांसपोर्टेशन आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती है, तो उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और टाइम बीतने के साथ साथ देख ही रहे हैं कि नए तरह के व्हीकल्स भी आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, तो उनमें भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स रहती है। ठीक है, तो आज ये पहले एक टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में बात करते हैं, और इसको समझने से पहले हमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और ये जनरेट कैसे होता है। उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। इफ़ द कॉम्ब इज फर्स्ट रब्ड विद ड्राई हेयर एंड देन ब्रॉट नियर द टाइनी पीस ऑफ पेपर, वी फाइंड दैट कॉम्ब नाउ अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर टूवर्ड्स इटसेल्फ। अगर आपके पास एक कंघा है, कॉम्ब है, उस कॉम्ब को आपने जो है वो ड्राई हेयर्स के ऊपर जो है वो रब किया, तो रब करने के बाद अगर आप उसको पेपर के टाइनी पीसेस के पास लेके जाओगे तो पीसेस को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। व्हेन द कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर देन इट गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कॉम्ब exerts an electric force on the tiny pieces of paper and attracts them. जब भी हम कंघे को रब करते हैं बालों के साथ, तो ऐसा करने से उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होने की वजह से जब उसको हम पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो पीसेस, जो पेपर के पीसेस हैं, उनको अट्रैक्ट करने का एक रीज़न ये भी है कि जो 2 चार्ज यहाँ पर जनरेट होंगे, एक चार्ज जो है नेगेटिव रहेगा और एक चार्ज जो है पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से जो कॉम्ब है वो पेपर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखिए आगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज ऑपोजिट चार्ज विच इज कॉल्ड अनलाइक चार्ज। They attract each other. For example, positive charge attract a negative charge. And the other type is similar charges. Similar charges को like charges भी कहते हैं। They repel each other. एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर 2 सेम चार्ज आप एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो उनमें रेपल्शन फोर्स काम करेगा और वो एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ बात की जाए इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो पहली बात तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कोलाम्ब। ठीक है, जिस तरह से हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, उसी तरह से चार्ज को कोलाम्ब में नापा जाता है, और सिंबल जो है वो काम में लेते हैं ऐसा कैपिटल C। वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज एज फॉलोज। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts 9 multiplied by 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at distance of 1 meter from it. 1 coulomb चार्ज जो है वो चार्ज है जो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन का जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पर जो कि उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। या ऐसे कहें कि अपने चारों ओर की रेडियस में जो 1 मीटर की रेंज में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, उस पर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 कुलाम या न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है। नाउ वी नो दैट all the matter contains positively charged particles called proton and negatively charged particles called electron. 2 तरह के चार्ज यहाँ पे होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वो कहलाता है प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन possess a negative charge of 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो है बैलेंस करते हैं। दोनों का चार्ज जो है वो क्वांटिटी में बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, लेकिन जो प्रोटॉन है उसका चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। इट इज ऑब्वियस दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड coulomb, which is much bigger than the charge of proton
और एन इलेक्ट्रॉन। अगर बात की जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को नापा जाता है कूलाम में, और कूलाम अपने आप में बहुत ही बड़ा यूनिट है। कूलाम का जो वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन दोनों के ही चार्ज से बहुत ज़्यादा होता है। एक कूलाम का जो वैल्यू है वो दोनों के ही चार्ज से बहुत ज़्यादा होता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का चार्ज जो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, तो 1 कूलाम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। को अगर यहाँ पे हम कोशिश करें समझने की न्यूमेरिकल की हेल्प से कि भाई एक कूलाम का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो एक कूलाम कितना बड़ा होता है, एक कूलाम को हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब अगर हम निकाल लें कि भाई एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 1 को डिवाइड किया हम लोगों ने 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को, एंड सॉल्व करने के बाद मिला हमको 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलाम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। दे आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बहुत ही कम होता है कूलाम के मेजरमेंट के अंदर, और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब कहीं जाके जो है वो एक कूलाम चार्ज यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा। यानी कि एक कूलाम जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्या है, यूनिट है। Thus 6.25 multiplied by 10⁻18 electrons together constitute 1 coulomb of charge. The SI unit of electric charge coulomb is equivalent to charge contained in 6.25 multiplied by 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम का जो वैल्यू होता है या एक कूलाम चार्ज का जो अमाउंट होता है वो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। Thus coulomb is very big unit of charge. Okay? अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। In some substance the electric charge can flow easily while in others they cannot. So all the substance can be divided into mainly two categories, conductor and insulator. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके आधार पर अगर बात की जाए तो सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है कंडक्टर और एक कहलाता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक charge can flow are called conductors, or we can say those substances through which electricity can flow are called कंडक्टर। मतलब कि वो सारे सब्सटेंस जिसमें से करंट जो है वो बहुत ही ईजीली फ्लो हो सकता है, आराम से करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, वो कहलाते हैं कंडक्टर। जैसे कि सारी मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल्स में होता है सिल्वर। ठीक है, उसके बाद में कॉपर और उसके बाद में एल्यूमिनियम। द मेटल अलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। अलॉयज में मेनली देखो तीन तरह के वायर यहाँ पे काम में लेते हैं, इनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर। नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन होता है, गीजर होता है, इनको बनाने में काम में लिया जाता है इन सारे अलॉय को। दे आर ऑल्सो कंडक्टर बट देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज मच लेस। ये भी कंडक्टर हैं लेकिन जो प्योर मेटल है उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। प्योर मेटल में करंट जो है ज़्यादा अच्छे से फ्लो होता है, जबकि अलॉय में थोड़ा कम अच्छे से। ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो कंडक्टर। द ह्यूमन बॉडी इज फेयरली गुड कंडक्टर। हमारी बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है, इस वजह से। इसके अलावा कार्बन जो है बेसिकली एक नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है, लेकिन कार्बन जब ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, और ग्रेफाइट की कौन बनी हुई होती है, पेंसिल। यानी कि अगर आपने पेंसिल को दोनों ओर से जो है वो छील दिया और आगे वाला हिस्सा जो है प्लग में डालकर पीछे अंगूठा लगाया और ऑन किया उसको, तो करंट लगेगा आपको, बहुत ही शॉक लगेगा। ऐसा करना नहीं है वैसे आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने आपको ये चीज़। तो ग्रेफाइट जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जबकि कार्बन की दूसरी फॉर्म्स जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है, अरे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड
insulators. In other words, those substances through which electricity cannot flow are called insulators, like glass, ebonite, rubber, most plastics, paper, dry wood, cotton, mica, bakelite, porcelain, dry air are all insulators because they do not allow electric charges to flow through them. Okay, in case of charged insulators like glass, ebonite, etc., the electric charge remain bound to them and do not move away. जब भी आप इन सब्सटेंस में करंट देते हो तो करंट जो है वो इनसे आगे मूव नहीं हो पाता, मतलब कि वो इनके जैसे आप इनको दोगे आप तो इनमें लिमिट रह जाएगा, वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट नहीं होगा इनमें तो करंट का फ्लो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज इंसुलेटर्स। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी चार्ज्ड एरिया के अंदर आप किसी नए पार्टिकल को पुट करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो है वहाँ पर एक चार्ज फील करता है, ठीक है ना। मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पहले से ही बहुत सारे चार्ज हैं, वहाँ पर आपने एक नए पार्टिकल को या नए सब्सटेंस को फिट कर दिया है वहाँ पर, तो वो नया सब्सटेंस अपने ऊपर जो है वो दूसरे तरह के चार्जेस को फील करेगा। व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव test change is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So work has to be done on positive test charge to move it against this force of repulsion. अब जब आपने इस सब्सटेंस को पुट किया यहाँ पर और ये अपने ऊपर पहले से ही जो है वो कोई दूसरे चार्ज फील कर रहा है, तो इसको अब यहाँ से आगे मूव करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो वर्क ये करेगा उस वर्क से जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होने वाला है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. आप यहाँ पर ऐसा फील कर सकते हैं कि भी सपोज कीजिए कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आप मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आप वाटर में जो है वो हैं और स्विमिंग करना चाहते हैं पानी के अंदर। जब स्विमिंग करते हैं तो वाटर का प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर और उस पानी के प्रेशर में आगे की तरफ मूव करने के लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने हाथों से पाँव से पानी को हटाना होता है और जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप वहाँ पर मूव कर पाएंगे। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में यानी जब आप पानी के अंदर तैर रहे हैं तो वहाँ पर जो कंडीशन है कि चारों ओर से आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है और उस केस में जो है वो आप वहाँ पर आगे मूव करना चाहते हैं, तो उस समय जो वर्क आप वहाँ पर करेंगे आगे मूव होने के लिए, वो वर्क क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, पोटेंशियल इज डिनोटेड एज सिंबल V एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। A potential of 1 volt at a point means 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinite to that point. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कि 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. ओके, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो 1 जूल अपॉन 1 कुलाम के इक्वल होता है। वैसे फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अभी बात करेंगे हम लोग आगे इसके बारे में, ठीक है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। Since the unit of charge is coulomb, so we can say that a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. वही बात है, 1 volt अगर पोटेंशियल है तो 1 volt पोटेंशियल जो होगा वो 1 जूल अपॉन 1 coulomb के इक्वल होगा। अब इसी जो फॉर्मूला है उसे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कहा जाता है। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब अगर मान लीजिए आपने 1 जूल जो है वर्क किया है और 1 कुलाम चार्ज को अगर आपने मूव किया है, उस केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट होता है। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब इसी चीज़ को हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से समझने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे
पहले एक फॉर्मूला जो है बन रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू W/Q। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था फॉर्मूला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। ठीक है, किसी भी चार्ज एरिया के अंदर किसी सब्सटेंस को मूव करने के लिए जितना उसको वर्क करना पड़ेगा और वर्क करने के बाद में कितना पार्टिकल या कितना चार्ज आप वहाँ पर मूव कर पाओगे, तो उनका जो रेशियो है वो कहलाता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है यहाँ पर V, and the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge। अगेन वही बात है कि अगर 1 जूल वर्क करना पड़ा और 1 कूलम यहाँ पर चार्ज मूव हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कहलाएगा कितना, 1 वोल्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 J अपॉन 1 C, या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 J C टू द पावर -1। C को ऊपर लगेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि जूल पर कूलम जो होता है वो होता है वोल्ट के इक्वल। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापते कैसे हैं, तो नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, वो कहलाता है आपका यहाँ पर वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो होता है उसको हमेशा यहाँ पर पैरेलल में अटैच किया जाता है। देखिए, सर्किट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, डिटेल के अंदर चैप्टर में है आपके। अभी राइट नाउ आप खाली इतना समझ लीजिए कि अगर हम वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है। अगर सीरीज में अटैच किया जाएगा तो वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा। ठीक है, the potential difference is measured by means of instrument called voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the 2 points where the potential difference is to be measured. जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है। The voltmeter has high resistance. इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है वोल्टमीटर का। अब रेजिस्टेंस क्या होती है चीज़ यहाँ पे, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। वोल्ट मीटर जो होता है वो बहुत ही कम करंट लेता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से ये इजीली यहाँ पर करंट को मेजर कर सकता है। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज एंड वोल्टेज इज अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, तो वोल्ट को ही हम जो है वोल्टेज की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम आम भाषा में वर्ड काम में लेते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज जो है वोल्ट की ही एक फॉर्म है। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने का ही एक यूनिट है। तो अभी यहाँ पर जो छोटा क्वेश्चन बनता है कि भाई वोल्टेज को किससे नापा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, वोल्ट मीटर से नापते हैं इसको। ठीक है, वोल्ट जो नाम दिया है वो एलेजांद्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है वोल्ट। ओके, और इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है। इसके अलावा इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें जो है वो छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सारे ध्यान रखने हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी का। सवाल है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। आपको दे रखा है कि बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। ठीक है, तो उस बैटरी में से जो है वो अगर हमको 1 कूलम चार्ज पास करना है तो उस केस में जो है कितना वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको जो है V का वैल्यू गिवन है कि V कितना है, 6 वोल्ट। इसके अलावा आपको Q गिवन है कि Q कितना है, 1 कूलम। तो V और Q गिवन है और फॉर्मूला काम में लेना है आपको कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। बहुत ही सिंपल है, V का और Q का वैल्यू पुट कर दिया आपने और सॉल्व किया। W कितना आ जाएगा आपका, 6 जूल। W यहाँ पर वर्क है और वर्क को ऑलवेज जूल में नापा जाता है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क 2 मार्क का, V, W और Q तीन में से कोई दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी और तीसरा आपको फाइंड करना होगा। बस आपको जो यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखना है और फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कि कूलम
एनर्जी जो है कितनी रहेगी यहाँ पर 6 जूल रहेगी। ओके, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं और शेयर कर दूंगा, तो वो आप सॉल्व करना घर पे, उस सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो अब इसके बारे में जो है हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इतना कीजिए। ओके, थैंक यू।